शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाले न्यूज़ के साथ में, आज संडे है इसलिए संडे का जो मेनली फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। पहली जो न्यूज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो डीप लर्निंग से रिलेटेड ही है। डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पर ही आधारित एक कहना चाहिए फैक्ट है या फिर थ्योरी है, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करती है। जहाँ पर भी न्यूरल वर्ड आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड वो चीज़ है। तो अब जैसे कि हमारे दिमाग में जो तंत्र मौजूद है वो एक न्यूरल नेटवर्क का निर्माण कर रही है, लेकिन उसी को यदि हम आर्टिफिशियल तरीके से तैयार कर लें तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके अंतर्गत बहुत सारी लेयर हो सकती हैं, इसमें प्रोसेसिंग होती है और इसी का यूज़ हम करते हैं टू एक्सट्रैक्ट प्रोग्रेसिवली, ठीक है, ताकि हमें आउटपुट कुछ मिल सके प्रोग्रेसिवली। हायर लेवल ऑफ फीचर्स फ्रॉम डाटा, हमें क्या मिल पाएगा? हमें डाटा से कुछ नए फीचर्स मिल पाएंगे। अब बात करते हैं हम न्यूज़ की। न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है? तो न्यूज़ में बताया जाता है कि यदि हम डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं तो इससे ट्यूमर का क्लासिफिकेशन काफ़ी आसान तरीके से करते हैं। अब ट्यूमर जो हुआ है, फोड़ा जो हुआ है पार्टिकुलरली, ये सर्जरी के दौरान जब हम चाह रहे हैं कि ट्यूमर का क्लासिफिकेशन करें तो उस समय में डीप लर्निंग का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी आसान तरीके से हो जाएगा। तो न्यूज़ में चलते हैं। बताया जा रहा है कि हम एक ऐसी मेथड की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम बहुत क्विक तरीके से बहुत जल्दी क्लासीफाई कर पाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर को। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें यदि किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया है तो उसको हम कैसे करके जल्दी जल्दी क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई मेथड खोज करके निकाली है, कंबाइनिंग रैपिड सीक्वेंसिंग एंड डीप लर्न एआई मॉडल। इसमें हमने क्या काम कर दिया है? रैपिड सीक्वेंसिंग और डीप लर्निंग एआई मॉडल दोनों को कंबाइन करके रख दिया है। इसके माध्यम से हम इनेबल कर पाए हैं, हम ये चीज़ हासिल कर पाए हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को इन लेस देन 90 मिनट। 90 मिनट से भी कम समय में हम ये काम कर पा रहे हैं। ये स्टडी प्रकाशित की गई है नेचर पत्रिका में। यहाँ से जो भी उपलब्धि निकली है उससे ये डेमोन्स्ट्रेट होता है, ये प्रदर्शित होता है कि हमारे पास में पोटेंशियल है और उसमें फीजिबिलिटी भी है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब होता है व्यवहार्यता। इसके माध्यम से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी ट्यूमर का जब हम सर्जरी कर रहे थे। इससे जो सर्जिकल डिसीजन मेकिंग है इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। प्राइमरी ऑफ सीएनएस ट्यूमर्स की बात करें यदि हम, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ जो सीएनएस ट्यूमर होता है इसमें इन्वॉल्व रहता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए ट्यूमर। सर्जरी के माध्यम से हम ट्यूमर को अलग करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है कि आप जो है केयरफुल तरीके से कंसिड्रेशन करिए, ठीक है, आप जो है बैलेंस बना करके चलिए, मैक्सिमाइजिंग द रिमूवल ऑफ ट्यूमर टिश्यू वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो ख़राब ट्यूमर है, टिश्यू है, उसको निकालने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है हमारा जो नर्व सिस्टम है वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। इसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाई गई हैं ये निर्भर करती हैं ऑन ए प्री ऑपरेटिव इमेजिंग एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस ड्यूरिंग सर्जरी। ऑलरेडी से जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे तो इसके अंतर्गत हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जाता है,
प्री ऑपरेटिव इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सारी जो मेथड है ना, ये हमेशा से ही कंक्लूसिव नहीं रहती हैं, मतलब निर्णायक इनको हम नहीं बोल सकते हैं। यदि हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करें ताकि जो मेथिलेशन प्रोफाइल है, इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके अबाउट द ओरिजिन एंड प्रोगनोसिस ऑफ ए ट्यूमर। इससे हम क्या पता लगा रहे हैं कि ट्यूमर कहाँ से पैदा हुआ है। इसके अलावा प्रोगनोसिस हम कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं किसी भी ट्यूमर का। देखिए, डीएनए मैथिलेशन की बात करें तो डीएनए मैथिलेशन के माध्यम से हमें जो है सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है, दिस मेथड इज़ फास्टर बट द डेटा जनरेटेड हैज़ मच लेस कवरेज ऑफ जेनेटिक साइट्स। यहाँ से हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको जेनेटिक के हिसाब से देखें तो हमें उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है। यदि हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन करें सीएनएस ट्यूमर का, विच सच स्पर्श डेटा द रिसर्चर डेवलप्ड ए न्यूरल नेटवर्क। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने न्यूरल नेटवर्क का निर्माण किया है। न्यूरल नेटवर्क टूल का इस्तेमाल किया है जिसको स्टर्जन नाम दिया गया है। नया जो न्यूरल नेटवर्क बनाया गया है इसको स्टर्जन नाम दिया गया है। बताया जाता है कि जब हमने इसको वैलिडेट किया, ठीक है, इसका कहना चाहिए सत्यापन किया, इसको मान्य किया विथ सिमुलेटेड डाटा, द ऑथर टेस्टेड स्टर्जन ऑन डाटा फ्रॉम सीएनएस ट्यूमर सैंपल। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को तैयार किया है, फिर सीएनएस ट्यूमर सैंपल से इसकी हमने टेस्टिंग करी है। स्टर्जन करेक्टली क्लासीफाई कर देता है 50 में से 45 सैंपल को, बेस्ड ऑन डाटा इक्विलेंट टू 24 से 40 मिनट ऑफ सीक्वेंसिंग। The author also demonstrated Sturgeon's performance and application in real time during 25 surgery. इसके बाद साइंस की जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं, वैज्ञानिक लोगों की तरफ से लार्जेस्ट ह्यूमन ब्रेन सेल एटलस को तैयार किया गया है। तो ये जो एटलस तैयार करी गई है, कैसी एटलस है और कौन कौन सी जानकारी हमको इससे मिलने वाली है, इसके बारे में देख रहे हैं हम। वैज्ञानिक लोगों ने डेवलप किया है एक एटलस, एक प्रकार से मैप या फिर एक प्रकार से इमेज की बुक। इसमें शामिल है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट ब्रेन। इंसानों के मस्तिष्क को भी शामिल किया गया है, उसका एटलस बना है। इसके साथ साथ में जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट हैं उनके भी ब्रेन का एटलस तैयार किया गया है। और ये जो पिक्चर यहाँ पर आप देखने को मिलेगी वो सेल लेवल पर है, एकदम छोटे से छोटे यूनिट लेवल पर यह पिक्चर तैयार करी गई है। और ये सारी चीज़ें आपको जो है अभूतपूर्व डिटेल प्रोवाइड करती हैं। तो जो रिसर्चर लोगों का कलेक्टिव एफर्ट रहा था कि हम जो है कैरेक्टराइज करेंगे, पहचान करेंगे 3000 ह्यूमन ब्रेन सेल टाइप को, रिवीलिंग फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम अदर प्राइमेट इन सम। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम लोग अदर प्राइमेट से किस प्रकार से भिन्न हैं या फिर भिन्न हैं हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता। इसी के माध्यम से हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे ह्यूमन ब्रेन को। इट सच रिजोल्यूशन विल नॉट ओनली हेल्प साइंटिस्ट पिन डाउन विच सेल टाइप आर अफेक्टेड बाय द म्यूटेशन। इससे हम ये भी पता लगा पाएंगे कि म्यूटेशन के माध्यम से कौन सी सेल, कौन से टाइप की सेल प्रभावित हो रही है, लीडिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, और जिसके चलते चलते न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमें इस प्रकार की जानकारी ज़रूरी है। इसके बाद अगली जो साइंस वाली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रे वेल से रिलेटेड है। इसलिए सबसे पहले हम जो है इसका पिक्चर देखते हैं। पिक्चर देखने के बाद
इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखते हैं जो कि हमारे जियोग्राफी या फिर इन्वायरमेंट वाले हिस्से को कवर करेगा। ग्रे व्हेल की बात करें तो ग्रे व्हेल हैव ए हम्प। हम्प किसको बोलते हैं? एक प्रकार से कुबड़ जैसी आकृति। एंड रिज ऑफ शार्प बम्प अलोंग देयर बैक। इनकी पीठ के यदि हम बात करें, ठीक है, तो एक प्रकार से शार्प बम्प आपको देखने को मिल जाएगा इनकी पीठ में, इंस्टीड ऑफ ए डोर्साल फिन। फिन की जगह, पृष्ठी फिन की जगह आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? शार्प बम्प, मतलब कुछ कुछ उठा हुआ हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दे आर ए टाइप ऑफ ए बालीन वेल। इनको हम जो है बालीन वेल की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका मतलब ये है दे फिल्टर फूड फ्रॉम वाटर। वाटर से फूड को ये फिल्टर करने का काम करते हैं थ्रू स्पेशल ब्रिस्टली स्ट्रक्चर इन देयर माउथ। इनके मुख में कुछ स्पेशल ब्रिस्टली स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके माध्यम से मुंह में पानी भरा है और इनका खाना भी भरा है, उससे वो खाना को कैसे करके अलग करेंगे। दे स्टे क्लोज टू शोर एंड फीड इन सैलो वाटर। ज़्यादातर आप देखेंगे शिकार ये जो है उथले पानी में करती हैं। और वहीं यदि हम बात करें कि ये कौन कौन से एरिया में पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर ये जो है सैलो कोस्टल वाटर में पाई जाती हैं, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में। Although during migration they do sometime cross deep water far from shore। अब जब ये लोग माइग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, फिर नहीं देखते हैं कि उथला कहाँ है और गहरा कहाँ है। आगे बताया जाता है कि यहाँ पर दो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलते हैं ग्रे वेल्स के लिए, कि इस एरिया में ये लोग पाए जाते हैं। तो ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक स्टॉक की बात करें, जिसको हम डीपीएस शॉर्टकट में बोलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ अमेरिका के, यदि आप वेस्ट कोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक स्टॉक या फिर डीपीएस जिसको बोलते हैं, प्राइमरली यहाँ पर हमें कोस्ट के किनारे किनारे ईस्टर्न एशिया में ये मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो है IUCN का स्टेटस। वेस्टर्न ग्रे व्हेल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है एंड ईस्टर्न ग्रे व्हेल को लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब हम जो है न्यूज़ की बात करते हैं। तो आर्कटिक इकोसिस्टम का प्रभाव ग्रे व्हेल की पॉपुलेशन के ऊपर सीधा सीधा पड़ रहा है, इसके बारे में ये न्यूज़ छापी गई है। तो इवनली हाईली मोबाइल हम किसको बोलेंगे? गतिशील एरिया को बोलेंगे, कोई भी गतिशील चीज़ को। लार्ज एंड लॉन्ग लाइव्ड स्पीसीज आर सेंसिटिव टू डायनामिक एंड चेंजिंग कंडीशन इन द आर्कटिक वार्म। आर्कटिक सागर यदि गर्म हो रहा है तो इससे बहुत सारे जो जीव हैं सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन जो स्विंग हो रहा है ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ग्रे व्हेल्स का, कहीं कहीं आपको जो है पॉपुलेशन इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। सम ऑफ विच हैव रिजल्टेड इन रिसेंट मार्स मोर्टेलिटी इवेंट। एक रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनकी जो मृत्यु है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और इसी के चलते चलते हम देखते हैं कि इनका जो खाना है यहाँ ना मिल करके कहीं दूसरी जगह मिल रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इसका सीधा सीधा कारण ये है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, और समुद्र की तापमान बढ़ने से इनका जो खाना है वो यहाँ नहीं मिल करके दूसरी जगह मिल रहा है, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टिकुलरली 2036 का जो ओलंपिक्स होने वाला है इसको लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंफर्म कर दिया है इंडिया के बिड को, इंडिया की बोली को, कि हम जो है 2036 में ओलंपिक को होस्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे के दिन पब्लिकली आर्टिकुलेटेड किया है इंडिया के एस्पायरेशंस को लेकर के कि हम भी जो है 2036 में समर ओलंपिक का आयोजन करेंगे।
एंड बिकेम द ओनली फोर्थ एशियन कंट्री टू होस्ट गेम्स। और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा देश बन जाएगा एशियन कंट्रीज़ में। लेकिन उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि किस सिटी को हम चुनने वाले हैं, वो सिटी इस गेम को होस्ट करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अंडरलाइन किया है सिग्निफिकेंस ऑफ द IOC सेशन taking place in the country after 40 years and also informed the audience about India's victory against Pakistan in the World Cup in Ahmedabad। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे वनडे का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका आयोजन भी भारत में किया गया है और ऐसा हुआ है आज से 40 साल पहले। तो 40 साल बाद हम जो है हमारे देश में वर्ल्ड कप आयोजित कर पाए हैं। अब सरकार चाह रही है कि ओलंपिक का आयोजन भी हमारे देश में ही किया जाना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत और श्रीलंका के रिलेशन को बताती है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब भारत और श्रीलंका में जो आवागमन है उसको और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। ये सेवा हम 40 साल के बाद में शुरू कर रहे हैं यदि देखा जाए तो एक फेरी है श्रीलंका और इंडिया को जोड़ने वाली, इसको फिर से चालू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है पैसेंजर फेरी सर्विस को, और ये फेरी सर्विस आपको यात्रा कराएगी नागपट्टनम एंड ये कौन सी जगह है, कांके संथुराई। नागपट्टनम और कांके सथुराई के बीच में ये फेरी सर्विस चलने वाली है और इससे हमारे जो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से जहाज़ के माध्यम से अब जो है आप श्रीलंका जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी इन्हेंस करी गई है, इसके माध्यम से श्रीलंका और इंडिया के जो लोग हैं आपस में क्लोज आ रहे हैं, ऐसा कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो लॉन्च कर रहे थे इंटरनेशनल हाई स्पीड पैसेंजर फेरी सर्विस को। ये चलाई जा रही है नागपट्टनम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु को जोड़ा जाएगा कांके संथुराई, ये नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है कि इसमें हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, नागपट्टनम को जोड़ रहे हैं और दूसरी जगह जुड़ रही है कांके संथुराई। नागपट्टनम आपका हो गया तमिलनाडु में और ये वाली जो जगह है ये हो गई श्रीलंका में। तो दो जगह को यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है जहाज़ के माध्यम से। एक मिनट, कहाँ चला गया। और आगे बताया जाता है कि कनेक्टिविटी इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्रिंगिंग टू सिटीज़ क्लोज़र। कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि दो शहर अकेले ही पास में आने वाले हैं, ये हमारे कंट्री को और भी ज़्यादा क्लोज़ लाने वाली है, लोगों को क्लोज़ लाएगी, हार्ट को क्लोज़ लाएगी, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। तो जो हाई स्पीड क्राफ्ट है, कहाँ चला गया, हाई स्पीड क्राफ्ट की बात करें शॉर्टकट में जिसको HSC बोला जाता है, चेरिया पानी, फिर से नाम गड़बड़ हो रहा है क्या, चेरिया पानी एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी। ये कब निकला था, 8:15 में सवेरे। 50 पैसेंजर इसके ऊपर बैठे थे, 12 क्रू मेंबर थे, हेडेड बाय कैप्टन बीजू जॉर्ज। ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड है। ग्रीन क्रेडिट सरकार की तरफ से चालू करी गई है ताकि सरकार एनवायरनमेंट के मामले में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के मामले में कुछ कदम उठा सके। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशल प्रोग्राम, इसके माध्यम से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को या फिर किसी संस्था को कहेगी कि आप जो है अर्न करिए ग्रीन क्रेडिट
एंड इसको ट्रेड करिए इट ऑन ए डेडिकेटेड एक्सचेंज। सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कमाना है, क्रेडिट आपने कमा लिए हैं, उस क्रेडिट के माध्यम से आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम सरकार की तरफ से लाया जा रहा है जिसको ग्रीन क्रेडिट सिस्टम बोला जाता है। तो ग्रीन क्रेडिट के बारे में यदि हम देखें आसान शब्दों में, तो ग्रीन क्रेडिट एक प्रकार से इंसेंटिव है। आपने अच्छा काम करे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है। पार्टिकुलरली कुछ स्पेसिफाइड इस एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आ जाती हैं दैट डिलीवर ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कोई भी ऐसा काम जिसके माध्यम से पर्यावरण के ऊपर जो है सकारात्मक असर पड़ रहा है, इन सब एक्टिविटी के लिए आपको क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया जाएगा नेशनल लेवल पर टू लिवरेज ए कम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर एन इंसेंटिवाइजिंग इन्वायरमेंटल एक्शन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है एक प्रकार से फॉलो अप एक्शन माना जा रहा है लाइफ का। लाइफ लॉन्च किए हैं, लाइफ लॉन्च करने के बाद हम सोच रहे हैं कि अब इसको भी ला दें, दोनों को मिला करके हम देखते हैं कंबाइन करके। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको छोटे मोटे काम करना है, जैसे कि रात में आप सो रहे हैं, लाइट का काम नहीं है, पंखे का काम नहीं है, घर से आप बाहर जा रहे हैं तो पंखा कहीं चल रहा है तो उसको बंद करना है, बिजली यदि कहीं पर चालू है तो उसको बंद करके जाना है, कहीं पर नल टपक रहा है बूंद बूंद तो आप उसको रोकिए, उसको बनाइए। इस प्रकार से लाइफ स्टाइल कैंपेन लॉन्च किया गया था सरकार की तरफ से। तो बताया जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये 8 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को कवर करने वाला है, जैसे कि ट्री का प्लांटेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन रिडक्शन एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। मैंग्रोव को भी शामिल किया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात इसमें। यदि मुझे ग्रीन क्रेडिट हासिल करना है तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा द एक्टिविटी विथ द एडमिनिस्ट्रेटर थ्रू ए वेबसाइट। एक वेबसाइट के माध्यम से सबसे पहले तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। द एक्टिविटी विल देन बी वेरीफाइड बाय ए डेजिग्नेटेड एजेंसी। इसके बाद एक एजेंसी आपके काम को वेरीफाई करेगी कि रियल में इस चीज़ में आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काम आपका इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ट्रेडिंग प्लेटफार्म की बात करें तो जो कैलकुलेशन रहेगा ग्रीन क्रेडिट का shall be based on equivalence of resources requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameter। कुछ पैरामीटर इसके निर्धारित करे गए हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित करी जाएंगी इन्वायरमेंटल आउटकम के आधार पर। आगे एक नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ये जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है इसके माध्यम से इंसेंटिवाइज किया जाएगा एनवायरमेंटली पॉजिटिव एक्शन को, और वाया ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म एंड जनरेट ग्रीन क्रेडिट विच शैल बी मेड अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन ए डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफार्म। तो एक प्रकार से जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको एक क्रेडिट मिल जाता है, अमेजन SBI कार्ड का कहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक तो क्रेडिट मिल गया। ऐसे बहुत सारे क्रेडिट जब आपके हो गए तो 500 क्रेडिट यदि आपके हो गए हैं परचेजिंग कर करके तो अब इसके बाद उन 500 क्रेडिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एज ए 500 रुपया कपड़ा ख़रीद लीजिए, कुछ भी ख़रीद लीजिए 500 रुपया का सामान। ठीक यही वाला जो सिस्टम है ना सरकार अब ग्रीन क्रेडिट के लिए लेकर के आने वाली है। ये जो इनिशिएटिव चलाई जा रही सरकार की तरफ से, इसका उद्देश्य है कैसे करके हम इनकरेज कर सकते हैं इंडस्ट्री को, कंपनी को, अदर एंटाइटी को, संस्थाओं को मीट देयर ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ दैट इज़ फोर्स फॉर
टाइम बीइंग। बोला जा रहा है कि चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो कोई एंटाइटी हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, उनको पर्यावरण का जो ऑब्लिगेशन है, पर्यावरण के लिए जो काम करने की बाध्यता है, उसको पूरा किया जाए ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से।